गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। अर्पण, अर्पित, गायत्री, एनीवन? तनीश, ठीक है। चलो तो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। कंसीडरेशन यूनिट चल रही थी हमारी। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं अभी तक जितना पढ़ा है और फिर आगे करते हैं ना। आज यूनिट आई थिंक वाइंड अप हो जाए हमारी। कंसीडरेशन में सबसे पहले पढ़ा क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, मीसा क्यूरी का केस। राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑब्लिगेशन, राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट टू वन पार्टी, फॉरबिडेंस डेट्रीमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सफर्ड बाय द अदर पार्टी। सेक्शन नंबर 2D ने इसको डिफाइन किया था किसकी डिजायर पर? प्रॉमिसर। देगा कौन? promisee or any other person, so we can say there can be a stranger to consideration. There cannot be a stranger to contract. मतलब stranger to contract केस फाइल नहीं कर सकता, stranger to consideration केस फाइल कर सकता है। आप देख लो ना चिन्नैया रमैया में, stranger to consideration can sue। अगर अपन ने आगे इसके क्या लिया था, अपन ने इसके आगे इसकी पढ़ी डेफिनेशन के अंदर कि इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक ही बात को 3 बार कहा था तीनों टेंसेस में। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कैन बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एक्स्ट्रा वाली की बात कर रहे हैं डेफिनेशन में जो कवर हो गई उसके अलावा। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट का मतलब क्या है? देयर शुड बी सम कंसीडरेशन valuable in the eye of law, need not be exactly equal to the value of promise exchange। जरूरी नहीं है 10 लाख की चीज 10 लाख में बिके, 1 लाख में भी बिके, कोर्ट हैज नो प्रॉब्लम प्रोवाइडेड सपोर्टेड बाय फ्री कंसेंट। याद आ रहा है? बोल्ट एंड मॉर्डन का केस पढ़ा था। इट इज फॉर द पार्टीज टू डिसाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि क्या कंसीडरेशन होनी चाहिए, नॉट फॉर द कोर्ट टू डिसाइड इट एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट। सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता था भाई? inadequate consideration कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा प्रोवाइडेड सपोर्टेड बाय फ्री कंसेंट। कोर्ट सिर्फ कब देखता है कि कंसिडरेशन प्रॉपर है या नहीं है? व्हेन फ्री कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज प्लीडेड, है ना, तभी देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। इलीगल नहीं होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के पॉइंट्स पढ़ते हैं। शुड नॉट बी विच अ पर्सन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू। लीगल ड्यूटी से एक्स्ट्रा जाके कुछ कराओगे तो वैलिड कंसिडरेशन है। नर्स वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सिर्फ पार्टीज एक दूसरे पर केस कर सकती है, नो वन एल्स। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल दिया था टायर वाला। ए ने बी को टायर बेचे, 50 रुपए से नीचे मत बेचना। बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। डी ने जो है ना ई को बेचा, वो 50 से नीचे बेच दिया। क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या ए डी पर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ आ गई बात यहां तक? ठीक है, अब इसके पढ़ रहे थे अपन एक्सेप्शंस कि इन केसेस में डॉक्ट्राइन मतलब होता है प्रिंसिपल, थ्योरी, सिद्धांत। क्या अपन इसको शिफ्ट कर सकते हैं क्या थोड़ा सा? यस। एक्सेप्शन याद करो कि इन केसेस में थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, फादर ने प्रॉपर्टी दी थी पड़ोसी को, नेबर को, कहा था इसका जो बेनिफिट है वो मेरे बेटे को देना है ना। फादर ने क्या किया? नेबर को बना दिया ट्रस्टी, प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। फादर कौन है? सेटलर। बेनिफिट किसका जुड़ा था? माइनर बेटे का। अगर बेनिफिट ना मिले तो ये बेटा पड़ोसी पर केस फाइल कर सकता है, ऑल्दो इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पढ़ा था फैमिली सेटलमेंट। फादर ने प्रॉपर्टी दी बेटे को, कहा तुम्हें अपनी मदर को भी एन्युटी देनी पड़ेगी। एन्युटी नहीं दी तो माँ जो है वो अपने बेटे पे केस फाइल कर सकती है, ऑल्दो शी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था मैंने, सुमिता महेश्वरी ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको असाइन कर दी, ठीक है, और पॉलिसी मैच्योर होने पे अमाउंट नहीं मिला तो किसके पास चले जाना? इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर भी आप केस फाइल कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? असाइनी हो इस वजह से, है ना। असाइनी और नॉमिनी कैन स्यू। स्पेसिफिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर पुरी वाला कल एग्जांपल कराया था। फादर इन लॉ और मिस्टर पुरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, है ना, इल ट्रीट करता था वाइफ को। अब नेक्स्ट लेने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5।
एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। अच्छा ये वर्ड सुना है क्या, एक्नॉलेजमेंट मतलब जानकारी, है ना। अच्छा अपन फॉर्म भर के भेजते हैं ना आईसीआई के पास, तो आईसीआई क्या देता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर। ये एक तरीके की जानकारी है कि आपका फॉर्म आईसीआई के पास पहुंच गया। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है जानकारी, है ना। एक एग्जांपल से इस पॉइंट को समझने की बेटा कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है ना, बी ने कुछ काम किया है, उसके बदले में ए को कितने रुपए देने हैं, 20,000 रुपए देने हैं। बी अपना काम कर चुका है, ए को कितने रुपए देने हैं, 20,000 रुपए देने हैं। इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है सी। अब सी जो है वो ए के ऑफिस में आया हुआ था। ए ने सी से बोला कि देख भाई तू उसी तरफ जा रहा है, ये 20,000 रुपए किसको दे देना, बी को दे देना। सी ने क्या किया, हाथों हाथ फोन लगाया, किसको, बी को। सी ने बी को फोन लगा के बोला कि ए ने मुझे कितने रुपए दे दिए हैं, 20,000, मैं तुझे दे दूंगा। एक्नॉलेजमेंट है या नहीं है बताओ। ही एडमिटेड द लाइबिलिटी, ही एडमिटेड द लाइबिलिटी, इसी को क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। हुआ क्या, जब पेमेंट की बात आई तो क्या हुआ, मुकर गया। पेमेंट की बात आई तब मुकर गया कि भाई मुझे तो है ना ए से कोई पेमेंट ही नहीं मिला। एस्टॉपेल का रूल लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पहले तो क्या कह रहा था, मिल गया, अब क्या कह रहा है, नहीं मिला। तो अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है बी डायरेक्टली है ना बेटा केस कर सकता है, किस पे कर सकता है, सी पे, जबकि सी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए एंड बी। बाय एस्टॉपेल सी को जिम्मेदार माना जाएगा। दोबारा बताऊं एक बार, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने कुछ काम किया, ए को बदले में रुपए देने हैं 20,000। इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है सी, जो उस समय ए के ऑफिस में था। ए ने क्या किया, उसको रुपए दे दिए 20,000 और क्या बोला कि तुम उसी तरफ जा रहे हो ना, बी को पे कर देना। भरोसा दिलाने के लिए सी ने क्या किया, ही एडमिटेड द लायबिलिटी, हाथों हाथ फोन किया, किसको, बी को, कि मुझे रुपए मिल गए मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन जब पेमेंट की बात आई ही डिनाइड, मैं तो जानता भी नहीं हूं, अपनी कही हुई बात से मुकर गया। ठीक है, तो लॉ रोकेगा ना इसको। तो यहाँ पर बी डायरेक्टली सी पर केस फाइल कर सकता है, ऑल्दो सी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई बात। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। इस पे आईसीआई ने क्वेश्चन बना दिया, मेन एग्जाम में आ गया, और वो क्वेश्चन आया भी कितने नंबर का, सीधे कंपलसरी में 4 नंबर का। कंपलसरी में यूजुअली 3 पार्ट आते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आता है, अभी तक का जो चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पक्का आता है, और एक आता है नियर अबाउट कंपनी का। तीसरा क्वेश्चन वो किसी का भी डाल देता है पार्टनरशिप या सेल्स में से। कंपलसरी के 3 पार्ट आते हैं यूजुअली, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है। 12 नंबर के टोटल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 करने होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, वो तो करना ही है, बाकी 5 में से कोई 4 करने, मतलब एक की चॉइस है तुम्हारे पास। फर्स्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। तो कंपलसरी में था मतलब लीव करने का ऑप्शन था ही नहीं। कंपलसरी में एक क्वेश्चन तो कॉन्ट्रैक्ट का आता है, एक आता है कंपनी का, और एक किसी का भी डाल देते हैं पार्टनरशिप और सेल्स में से, है ना। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। कोवेनेंट का पहले तो मतलब समझ लो क्या होता है। कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन। कोवेनेंट का मतलब क्या है, कंडीशन। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, हेडिंग है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कंडीशन रनिंग विद द लैंड। एक पॉइंट पढ़ा रही हूं देखो यहां पर, सिर्फ एक बार रीडिंग लगा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इफ अ पर्सन परचेजेस अ लैंड, एक बंदा एक लैंड खरीदता है विद द नोटिस, ये जानते हुए ओनर ऑफ लैंड बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, कि ओनर ऑफ लैंड है उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं अफेक्टिंग द लैंड। तो ये कंडीशन जो उस पे लगाई गई है कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर, कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। एक बार एग्जाम्पल देखो फिर ये लैंग्वेज याद होगी। एग्जाम्पल देखो, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए ने बेटा लैंड बेचा बी को, कितना लैंड है, 10 एकड़ लैंड है। साथ में क्या लगाई है, कंडीशन। क्या कंडीशन है कि तुम सिर्फ 9 एकड़ के लैंड पे ही क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि 1 एकड़ का जो लैंड है वो मेरे बेटे
छोटे लाल के लिए रिजर्व्ड है। कॉन्ट्रैक्ट में ही बोल दी ये चीज, भाई पसंद है तो लो वरना मत लो, चॉइस तुम्हारी है। लेकिन आप जो है ना, आपको मिलेंगे सिर्फ 9 एकड़, क्योंकि 1 एकड़ क्या है, मेरे बेटे के लिए रिजर्व्ड है, मेरे पे ऑब्लिगेशन है, मेरे पे ड्यूटी है, खत्म बात, मैं पूरा नहीं दे सकता। पर ठीक है, बी को लगा भाई 9 एकड़ में भी डील तो अच्छी है, क्या दिक्कत है, फाइनल कर दी डील, है ना। हुआ क्या, कुछ समय बाद बेटा एक ही हो गई डेथ। अब एक ही डेथ हो गई और इधर बी ने पूरे के पूरे 10 एकड़ पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। बात कितने की हुई थी, 9 एकड़ की, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या छोटे लाल केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट दोबारा पढ़ो। When a person purchases the land with the notice, purchases the land, कौन खरीद रहा है लैंड, with the notice that original owner कौन, A, bound by certain duties। बी को पता था कि ए की कुछ ड्यूटीज है, वो आपको 10 एकड़ नहीं दे सकता, कितना दे सकता है, सिर्फ 9 एकड़ दे सकता है। देन द कंडीशन कैन बी एनफोर्स्ड बाय सक्सेसर ऑफ द सेलर। सक्सेसर ऑफ सेलर छोटे लाल है या नहीं है, देखो उसका उत्तराधिकारी तो है। देन कंडीशन कैन बी एनफोर्स्ड बाय सक्सेसर ऑफ द सेलर। ये दो लाइनें बेटा याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस पॉइंट में इसके नंबर है। ये लाइन जो है ना यहाँ पर टू बी लर्न, कहां से कहां तक, दोबारा पढ़ लो। इफ अ पर्सन परचेजेस अ लैंड, एक बंदा एक लैंड खरीदता है विद द नोटिस, उसको पता है दैट ओनर ऑफ लैंड बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, ओनर के ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं, वो पूरा 10 एकड़ नहीं दे पाएगा, 1 एकड़ क्या है, रिजर्व फॉर हिज सन, इफेक्टिंग द लैंड, देन द कंडीशन कैन बी एनफोर्स्ड बाय सक्सेसर ऑफ द सेलर। कंडीशन कैन बी एनफोर्स्ड बाय सक्सेसर ऑफ द सेलर। याद हो जाएंगे क्या, बताओ मुझे बेटा। ये दो लाइनें याद करनी है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सेम ये वाला। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो केस प्रिंसिपल भी फाइल कर सकता है और केस प्रिंसिपल पर भी हो सकता है। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट तो यही होता है ना। एजेंट कौन होता है, जो आपको रिप्रेजेंट करे, किसी और को रिप्रेजेंट करे, वो एजेंट है। वन हु रिप्रेजेंट अदर पर्सन इज एजेंट, जो किसी और को रिप्रेजेंट करे वही कौन है, एजेंट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है बेटा, एजेंट ने किया है, अपनी अथॉरिटी के भीतर रह के किया है, प्रिंसिपल के नाम से किया है, तो प्रिंसिपल भी केस फाइल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ किसके साथ, एजेंट के साथ, लेकिन केस जो है वो प्रिंसिपल भी कर सकता है, प्रिंसिपल पर भी हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन में गया कि नहीं गया, बताओ मुझे, चला गया ना। अब इसी टॉपिक को एक बार करने जा रहे हैं आईसीआई से। ये सारे एक्सेप्शन पढ़े ना, एक बार लेने जा रहे हैं आईसीआई से। देखो यहाँ पर आ जाओ, आई थिंक पेज नंबर तुम्हारा क्या आ रहा है, 1.37। 1.37 देखो क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट थ्योरेटिकल 6 नंबर का भी आ सकता है, थ्योरेटिकल के हिसाब से भी तैयारी करनी है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जनरली ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन sue each other, स्टेट द circumstances when the third party to a contract can sue। जनरली पार्टीज ही केस कर सकती है, वो केसेस बताइए जब थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी के एक्सेप्शन पूछ रहा है। समझ आ गई ना बात। क्वेश्चन बेटा इस दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो जनरल रूल क्या कह रहा है हमारा, ये देखो कि कंसीडरेशन तो थर्ड पार्टी दे सकती है, बट थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। ओनली द पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। इसी को बोलते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन वैलिड है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। The aforesaid rule that stranger to contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract।
बाहर वाला कभी पार्टी से नहीं कह सकता कि तूने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा क्यों नहीं किया, उसके पास ये राइट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आउटसाइडर को कोई राइट प्रोवाइड नहीं करता। अब इस रूल के क्या पढ़ने जा रहे हो, एक्सेप्शन। पहला, ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट ऑल्दो नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी। याद करो, फादर सेटलर, पड़ोसी ट्रस्टी, एग्जाम्पल याद आ रहा है। चलो अब देखो, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, लेकिन ये किसमें होना चाहिए, राइटिंग, वरना क्या बन जाएगा, फैमिली एग्रीमेंट। बाल्फर अगेंस्ट बाल्फर, ठीक है ना। मेंबर्स ऑफ फैमिली हु आर नॉट द पार्टीज ऑफ सेटलमेंट कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट। याद आ रहा है, फादर सन मदर, मिलता जुलता। देखो, दो भाई हैं एक्स और वाई, एग्री टू पे दिस मच अलाउंस टू मदर, नहीं मिला तो मदर केस फाइल कर सकती है, ऑल्दो नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये करा दिया था, सीधे आओ असाइनमेंट पे। असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हुआ, वेयर बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। बट ये पर्सनल स्किल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है तो उसका असाइनमेंट नहीं हो सकता। पर्सनल स्किल का मतलब जो अपने व्यक्तिगत हुनर पे काम करते हैं, पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, राइटर, है ना। तो मरने के बाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट इनके उत्तराधिकारियों को भी हस्तांतरित नहीं होते, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इवन टू देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एलआर के पास भी नहीं जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट देखो, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। लैंग्वेज देखो एक बार, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट, प्रोमिसर अपने कंडक्ट के थ्रू एक्नॉलेज करता है, इज द एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, इट वुड बी रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अगर एक बंदा अपने कंडक्ट के थ्रू एक्नॉलेज करता है, कौन एक्नॉलेज कर रहा था, सी। अपने एग्जांपल में कौन कर रहा था, सी एक्नॉलेज कर रहा था कि आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ए, तो बाद में मुकर नहीं सकता, लाइबल माना जाएगा। वेयर प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट, उसने कहा था ना मैं दे दूंगा, इतने रुपए मुझे मिल गए हैं, अपने कंडक्ट के थ्रू बताता है किसी का एजेंट हूं, इट विल रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। जिम्मेदारी आएगी अब इसके ऊपर, सीधे इसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। एग्जाम्पल बिल्कुल वही है जो मैंने आपको दिया था, बस मैंने ए बी सी लिया था, इसने एल एम एन लिया। एक बार रीड आउट कर लो, आप चाहे ए बी सी दे देना, एक ही बात है। एल ने एम को 20,000 दिए कि किसको दे देना, एन को। एम ने इन्फॉर्म कर दिया एन को कि मेरे पास पैसे है, मैं तुझे दे दूंगा, बाद में मना कर दिया, रिकवर कर सकता है ना एन, यही दिया हुआ है। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज है या नहीं है, एक बार जो अपन ने कहा था याद करनी है। पर्सन हु परचेजेस द लैंड विद नोटिस, ओरिजिनल ओनर बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, कोवेनेंट रनिंग द लैंड मे बी एनफोर्स्ड बाय सक्सेसर ऑफ द सेलर। एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे डाला है और ये 2 अटेम्प्ट पहले ही डाला है, 2 या 3 अटेम्प्ट पहले, तो हम पढ़ लेते हैं। कोवेनेंट का मतलब क्या बताया था आपको, कंडीशन। तो अब यहाँ से देखो पकड़ना पड़ता है कि ये किस चीज में जाएगा, कोवेनेंट या कंडीशन जैसा कोई पॉइंट आपको जरूर मिलता है। वन ओनर ऑफ द लैंड, जिसके पास बेटा 2 लैंड है, एडजेसेंट मतलब लगातार है ना, आसपास के लैंड है, एक कैसा है एग्रीकल्चर लैंड, और वो दूसरा जो लैंड है ना वो बेचना चाहता है ऑन अ कंडीशन। कंडीशन से वर्ड याद कर लो भाई, कंडीशन आते ही क्या लगेगा, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। कोवेनेंट का मतलब ही क्या है, कंडीशन। कंडीशन लगाता है कि भाई इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज नहीं करोगे इस लैंड को, ताकि मेरा एग्रीकल्चर लैंड है ना जो, उस पे हार्म ना हो। It can never be used for industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land. इसलिए क्या बोला जाएगा, covenant running with the land. क्या बोलेंगे, covenant running with the land. So whosoever is the successor of the land has to abide by it. ठीक है, तो जो भी है ना उत्तराधिकारी आते जाएंगे, मतलब अब क्या है, उसके बाद में जो भी आए बंदा उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। Such are called as restrictive covenants. रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ना आप कि यहाँ पर इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यूज नहीं करोगे, तो ऐसी कंडीशंस को क्या बोला जाता है, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। ऑल सक्सेसर्स आर बाइंड टू इट, जितने भी लोग आएंगे ना वहां पर रहने के लिए, उनको वो चीज माननी पड़ेगी, उसने अटैच कर रखी है कंडीशन।
कि ये जो लैंड है ना, ये लैंड जो है ना तुम्हें एग्रीकल्चर पर्पस है, साथ वाला लैंड, तो इसे आप पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। तो ये किसी और को बेचना भी चाहे ना आगे, तो इसे बताना पड़ेगा दिस लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। जो भी आएंगे सक्सेसर सबको माननी पड़ेगी। एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रिंसिपल केस कर सकता है, कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, एजेंट ने अथॉरिटी के भीतर रहकर काम किया है, प्रिंसिपल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया है। एजेंट वाला या ऊपर वाला? एजेंट वाला। एजेंट में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या कहती है, जो काम आप कर सकते हो अपने एजेंट के माध्यम से भी करा सकते हो। अब मुकेश अंबानी है, आरआईएल का मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो क्या हर जगह जाके बेटा खुद साइन करेगा क्या, ये बता? नहीं करेगा ना, पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, साइनिंग अथॉरिटी देगा, पावर डेलीगेट करेगा। क्या किया उसके थ्रू? उसने एजेंट अपॉइंट किया कि नहीं किया? तो जहां पे साइन मुकेश अंबानी के उस मैटर में चलते हैं, उस मैटर में वो साइन कर सकता है। जो काम आप कर सकते हो आपका एजेंट भी कर सकता है। पर क्या मुकेश अंबानी कह सकता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं कह सकता। क्यों? पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन किया है। कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो वो कर सकता है कि इसकी नहीं कर सकता? कर सकता है भाई। बस उसने बता देना चाहिए, एजेंट को बताना चाहिए कि भाई मैं किस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा हूं, है ना? प्रिंसिपल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया और अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है, तो प्रिंसिपल जो है वो केस फाइल कर सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा सारे, है ना? तो एक तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है असाइनी या नॉमिनी केस फाइल कर सकता है। क्यों? उसका बेनिफिट जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन की, तो पॉलिसी मैच्योर होने पर अमाउंट मेरी जगह अब आपको मिलेगा। नहीं मिला, आपका बेनिफिट जोड़ दिया ना मैंने। नहीं मिला तो आप इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर लो, जबकि आप कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में था। जिसका फायदा जुड़ा है वो केस कर सकता है। कर लोगे क्या? लॉन्ग आ गया तो 6 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना। 7 है ना, देखो 6 पॉइंट्स तो अच्छे से तैयार करना। क्या? एग्जाम्पल नंबर 13 ये वाला, चलो करा देती हूँ। P who is indebted to Q, indebted मतलब होता है ऋणी। P ने कर्जा ले रखा है Q से, P ने कर्जा ले रखा है Q से और वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है R को। R कहता है कि मैं जितने भी कर्जे है ना वो चुका दूंगा। P ने Q से कर्जा ले रखा है, P अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है किसको? R को। और R कहता है, प्रॉमिस करता है कि तेरे जितने भी कर्जे है ना वो सारे मैं चुका दूंगा। इफ R फेल्स टू पे, अगर R पे नहीं कर पाता, इन दिस सिचुएशन Q जो है वो R पर केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इंडेप्टनेस का कॉन्ट्रैक्ट तो P और Q के बीच में है ना, है कि नहीं है बताओ? P ने Q से पैसे उधार लिए, सपोज करो कितने? 10 लाख। ठीक है, P के पास बेटा एक लैंड है, ये बेचना चाहता है किसको? R को। R कहता है मैं ये 10 लाख Q को पे कर दूंगा। भाई Q को इससे क्या मतलब? अगर पेमेंट नहीं हुआ तो वो तो किसको पकड़ेगा? P को ही पकड़ेगा ना, सीधी बात है। भाई तुम्हारे आपस में क्या हुआ उससे मुझे क्या मतलब? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो तो R स्ट्रेंजर है या नहीं है ना? तो वही चीज बोली है इसमें, नो राइट टू स्यू, R इज स्ट्रेंजर टू। तो सिचुएशन बदल जाएगी, एक्नॉलेजमेंट वाले एक्सेप्शन में चला जाएगा। समझ आ गई क्या बात? बताओ बेटा। अच्छा, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो हमें करना भी आईसीआई से है, तीसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग बन सकता है यहाँ पर 6 नंबर का, वो है ये वाला। कैसे पूछा जाएगा टॉपिक? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल बताइए और एक्सेप्शन बताइए। कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, एक्सप्लेन द जनरल रूल, explain the general rule, no consideration, no consideration, no contract, and give exceptions also, and give exceptions also, give exceptions also। ठीक है, क्वेश्चन 6 नंबर का सीधे आता इस तरीके से, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझते हैं बेटा,
इंडियन लॉ के अंदर कंसिडरेशन को बेटा इतना इंपॉर्टेंट माना गया ना, देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानते हैं? वर्ड मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो जाएंगे कहाँ? एक्सेप्शन में। एक बार यहाँ जनरल रूल पढ़ो, जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन सेक्शन 25 में इसके क्या दिए हुए बेटा? एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स करा पाओगे जब उसमें कंसिडरेशन हो। हाउएवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या दे रखे हैं? कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट क्या बनेगा? वैलिड एंड एनफोर्सेबल। अब एक एक करके इनको पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट आ रहा है अपना आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने बेटे को, फादर को कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता, विदाउट कंसिडरेशन है। फिर भी अगर ये इन राइटिंग है, साइंड है, रजिस्टर्ड है, इट विल मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। देखो कैसे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कंडीशन क्या है? देखो, नेचुरल लव या अफेक्शन की वजह से होना चाहिए। दूसरा, पार्टीज के बीच में नियर बाई रिलेशनशिप होनी चाहिए। किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। डीम्ड है कैसा होना चाहिए? साइंड भी होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, शुड बी रजिस्टर्ड। ये चार चीजें पूरी होनी चाहिए तो बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कौन कौन सी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू होना चाहिए, पार्टीज के बीच इमीडिएट रिलेशनशिप होनी चाहिए, रिटन साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मैंने फादर सन लिया था, आईसीआई ने हस्बैंड वाइफ लिया है। देख लो, एक हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपनी वाइफ को, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटन साइंड एंड रजिस्टर्ड विल मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन नंबर 1, इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एक्सेप्शन आता है, कैसे आता है? केस स्टडी आईसीआई में दी हुई, आईसीआई क्या अपनी एमसीसी बुकलेट में दे रखी है अपने। मिस्टर रमेश करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर रमेश एंड वाइफ का नाम शायद लाली दिया हुआ है, LALI, तो कर लेंगे उसको भी। आगे देखो, इसमें सेकंड एक्सेप्शन पे आओ। ये देखो एग्जाम्पल भी करा देती हूँ, चलो। हस्बैंड ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू वाइफ को ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, वैलिड। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, A out of natural love and affection promises to give newly wedded daughter-in-law golden necklace worth ₹5 लाख। अच्छे इन-लॉज मिल रहे हैं इनको, है ना। चलो, 5 लाख रुपए का नेकलेस दे रहे हैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। रिटन साइंड रजिस्टर्ड विल मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिखा हुआ है आगे देखो, है ना। इसके बिना तो मतलब ही नहीं है, बालफर अगेंस्ट बालफर बनके रह जाएगा। ओरल प्रोमिसेस को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अच्छा, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? ऐसा लगा मुझे। चलो सेकंड पॉइंट लेते हैं, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट में किसी ने कोई सर्विसेज दी है, अपनी इच्छा से दी है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? इंटेंशन टू कंपनसेट है, मुआवजा दे रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेठ जी थे, डूब रहे थे। सेठ जी थे, डूब रहे थे, एक बंदा आया, उसने अपनी इच्छा से उनको बचाया। अब भाई जान है तो जहान है, तो सेठ जी ने खुश होके बोला कि मैं तुझे 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। वो बंदा मांग नहीं सकता था, वॉलंटरी था, वो मांग नहीं सकता था, लेकिन सेठ जी ने खुद ने अपनी तरफ से इंटेंशन टू कंपनसेट दिया है ना। अब ये बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज है या नहीं? देखो, पहले उसको बचाया, अपनी इच्छा से बचाया, सेठ जी का इंटेंशन टू कंपनसेट है या नहीं है ना, तो बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक और एग्जांपल देखो। अच्छा, सपोज करो एक लेडी है, उसके पर्स में 30,000 रुपीज का कैश था, है ना। वो किसी शॉप पे गई, उसको 100 रुपए का सामान खरीदना था। 100 रुपए का सामान खरीदा और गलती से पर्स वहीं पे रह गया, उसी शॉप पे रह गया। थोड़ी दूर आगे गई एक्टिवा से, तो पता चला, याद आया कि अरे पर्स रह गया शायद।
वापस गए भागे भागे कि भाई पर्स मिला क्या आपको, इससे पहले हम कुछ बोल पाते। उसने भावनाओं को समझ लिया और क्या बोला, मैम आपका पर्स यहाँ पे रह गया था, और उसने हैंड ओवर कर दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर के वो लेडी बोलती है कि मैं तुझे 2000 का इनाम दे दूंगी। वो तो नहीं मांग सकता था ना शॉपकीपर। पास वॉलंटरी सर्विसेज है या नहीं है, पहले पर्स बचाया ना, अब कह दिया तो अब देना पड़ेगा। बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब इसको पढ़ो, क्या कंडीशन होनी चाहिए, सर्विसेज कैसी होनी चाहिए बेटा, वॉलंटरी। सेकेंड पॉइंट किसको दी जानी चाहिए, सेठ जी, प्रॉमिसर, जो कह रहे हैं ना प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं इतने का इनाम दूंगा। थर्ड वाली तो ऐसे फेक दी हुई है कि प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जब सर्विसेज दी गई है उस समय प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, मतलब ही शुड नॉट बी अ फेक पर्सन, ही शुड एग्जिस्ट इन रियलिटी, शुड एग्जिस्ट इन रियलिटी, इमेजिनरी पर्सन नहीं होना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन है। लास्ट क्या कहता है, इंटेंशन टू कंपनसेट होना चाहिए, कंपनसेट करने का इरादा होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये पॉइंट देखो, मैंने बोला वैसा है या नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा उसमें फैक्ट्स जोड़ दिए कि तुम्हें समझ में आ जाए। पर्स वाला एग्जांपल था ना, पी को आर का पर्स मिला, वॉलेट मिला, उसने उसको दे दिया, आर ने कहा खुश होकर के इतने का इनाम देंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये पढ़ना एक बार। मिस्टर एक्स ने हेल्प की अपने नेफ्यू मिस्टर वाई की केस लड़ने में, यूजिंग हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। फास्ट वॉलंटरी सर्विसेज है, पहले हेल्प की है, अपनी इच्छा से की है। अब मिस्टर वाई जो है वो केस जीत गए, he promised X to pay rupees 10,000, valid contract. Past voluntary services, intention to compensate, without consideration valid contract बनेगा। एक वर्ड पढ़ाया था पहले, आया था टाइम बार डेप्ट, याद आ रहा है किसी को, कितने साल तक केस, 3 साल तक है ना, 3 साल तक केस नहीं किया, क्या बन गया, टाइम बार डेप्ट। क्या बन गया, टाइम बार डेप्ट। क्या होता है, अनएनफोर्सेबल, इरिकवरेबल। भाई 3 साल तक सो के नहीं जागे तो लॉ कहता है अब कोई मतलब नहीं है। हम टाइम की बार लगाते हैं, टाइम की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, है ना, बार के मतलब बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन वाला ही है ना। तो हम क्या लगाते हैं, टाइम का रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अब तुम चाहो तो भी केस फाइल नहीं कर पाओगे। तो लेकिन अगर पढ़ा था वहां एग्जाम्पल याद करो, रिटेन और साइन प्रॉमिस देता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अनएनफोर्सेबल में पढ़ाया था ना। तो अब देखो, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट कैसी होनी चाहिए, रिटेन और साइन, तो क्या बनेगा, वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल तो जा चुके ना, बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ आई बात की नहीं आई, टाइम बार डेप्ट के पेमेंट की अगर रिटर्न और साइन प्रॉमिस देते हो, क्या 3 साल के अंदर आपको कॉज ऑफ एक्शन के लेना पड़ता है एक्शन। अगर आप नहीं लोगे ना तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी ना लॉ मानता है। लॉ क्या बोलता है, कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए। हरकत कैसी होनी चाहिए, या तो वो पार्ट पेमेंट करे तो 3 साल दोबारा बढ़ जाएंगे, या वो लिख के दे दे रिटर्न एंड साइन प्रॉमिस। 2 ही तरीके हैं, इनमें से कोई एक नहीं। वो तो फिर आपने उसमें कंडीशन ही डाल दी, बात ही अलग है। 5 साल बाद पेमेंट होगा, फिर जब पेमेंट की ड्यू डेट है उसके आगे 3 साल लोगे ना। ड्यू डेट के आगे कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, जब वो पे नहीं करेगा, वहां से 3 साल है, ऑब्वियस सी बात है। ड्यू डेट तो निकालोगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। 5 साल तक पेमेंट नहीं करेगा, 5 साल के बाद करना है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, नोवेशन कर लो। अगर लिमिट बढ़ानी है नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर सकते हो। भाई ड्यू डेट तो निकालोगे ना, ड्यू डेट क्या है, जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा उसी के तो आगे 3 साल लेंगे। 5 साल का समय तो आपने खुद ने दिया है ना उसको। अच्छा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये देखो, ये इस टाइप का एग्जाम्पल आपके मेन एग्जाम में पूछ लिया। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 नहीं 2 नंबर का ही आया था। 3 पार्ट आए थे उस क्वेश्चन में, 2-2 नंबर के। उनमें से एक ये था, ए इज इंडेप्टेड टू सी। अभी बताया था इंडेप्टेड का मतलब ऋणी। ए ने पैसे ले रखे उधार, किससे, सी से, कितने, 60,000। डेप्ट कैसा, बार्ड बाय लिमिटेशन, मतलब टाइम बार डेप्ट है। ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे ₹50,000 इन फाइनल सेटलमेंट, वैलिड है।
भाई एक कहावत है, भागते भूत की तो लंगोटी बली। ठीक है, तो उसमें मतलब क्या है, जो मिल जाए वो बढ़िया है। तो ये कहता है कि भाई ठीक है, 60,000 नहीं दे रहा, 50,000 दे, तेरी हालत सही नहीं चल रही फाइनेंशियली, ये मेरे 50,000 भी डूब जाएंगे। तो ये बोलता है जो मिल रहा है वो बढ़िया है, सेटलमेंट कर लो, खत्म बात करो। तो कर सकते हैं ऐसा, जरूरी नहीं है कि 60,000 दे तभी माने, कम में भी हो सकता है ना। अपन को लग रहा है आगे अगर अपन ने वेट किया और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और बेकार हो गई तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा, अगर दिवालिया हो गया तो जो आ रहा है वो ले लो। तो वो केस है। एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ एजेंसी। भाई आप सपोज करो मेजर हो, आई डोंट नो आपकी क्लास में माइनर भी हो सकते हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ है ना। तो वैसे माइनर कैन बी एन एजेंट, पर मैं एग्जाम्पल में क्यों नहीं ले रही, बिकॉज इज नॉट लाइबल टूवर्ड्स द प्रिंसिपल, नहीं होता ना। तो मैं ऐसे बंदे को लेती हूँ, चलो कि भाई जो लाइबल ठहराया जा सके। तो मैंने आपसे कहा कि आपके घर के पास में मेरी फ्रेंड रहती है, उसको एक बुक दे देना या उससे एक बुक ले आना। अब भाई आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फोकट ये वाला काम दिया मैंने करने के लिए, उस समय आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर एक्टिंग एज माई एजेंट, यू आर गेटिंग नथिंग, यू आर गेटिंग नथिंग। एजेंट हो कि नहीं हो बताओ। नो नीड ऑफ कंसिडरेशन टू क्रिएट एन एजेंसी, बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी हो सकती है, डिटेल में पढ़ेंगे इंटर में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ आएगा, इंटर में। यहाँ तो हमें सिर्फ क्या दे रखे हैं इसने, जनरल प्रिंसिपल्स, सेक्शन नंबर 1 to 75। अच्छा, कंप्लीटेड गिफ्ट, किसी की बर्थडे पार्टी थी आपके दोस्त की, आपने उसको गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तब तक तो बेस्ट फ्रेंड था, तब तक तो बेस्ट फ्रेंड था, मतलब क्या कराओगे मैम, ब्रेकअप कराने वाले हो, ठीक है। आपने उसको क्या किया, गिफ्ट दे दिया, और उसके बाद में अगले ही दिन आपका झगड़ा हो गया। अब आप उससे बोल रहे हो गिफ्ट वापस कर दो, क्या ले सकते हो क्या लीगली, लीगली तो नहीं ले सकते ना। तो वंस गिवन, देखो वर्ड क्या यूज है बेटा, कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट वंस गिवन इज इरिवोकेबल, गिफ्ट वंस गिवन इज इरिवोकेबल। और अगर किसी की शैतान खोपड़ी में आ रहा, भाई कर लेंगे अपन तो, ऐसा लेके आ जाएंगे अपन तो, ठीक है, तो क्या सोचेंगे भाई, वो भी बोलेगा पहले पार्टी तो दे दे मेरी जगह वापस, मैंने भी तो पार्टी दी थी ना, तो पहले पार्टी रेसिप्रोकेट कर, उसके बाद सोचेंगे। कंप्लीटेड गिफ्ट क्या है देखो, इन केस ऑफ कंप्लीटेड मतलब प्रॉमिस टू गिफ्ट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब गिफ्ट एक्चुअली गिवन, जो दिया जा चुका है। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल डज नॉट अप्लाई, गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। दो पार्टीज कौन, डोनर और डोनी, जो गिफ्ट दे रहा है उसको डोनर बोलते हैं और दूसरे को डोनी। अच्छा, गिफ्ट से मुझे कुछ याद आया, सुनो सुनो, क्या कह रही थी मैं, आपके पेपर सब्जेक्टिव है अपना, लिख के आना है ना, तो प्रेजेंटेशन के नंबर भी हैं भाई, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लिख के आना है तो प्रेजेंटेशन के नंबर है। अब मैम जगह जगह लैंग्वेज याद करवा रही है, लगता है कि मैम इसकी इजी भी तो हो सकती थी, मैम को भी पता है बहुत इजी लिखवा दूं, बट उसके नंबर नहीं मिलेंगे ना भाई, प्रोफेशनल एग्जाम है तो लैंग्वेज के नंबर है, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट कराएगा ना भाई, बीकॉम का पेपर थोड़ी ना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट आईसीआई आपसे चाहता है, वो चाहता है कि भाई थोड़ी बहुत मेरी लैंग्वेज भी यूज करे। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कहा ना, क्या देना है पहले, लीगल प्रोविजन, फिर क्या देंगे, फैक्ट, फिर क्या देंगे, कंक्लूजन, है ना। प्रेजेंटेशन मींस अ लॉट। कैसे, अभी गिफ्ट की बात चली तो मैंने बोला बर्थडे पार्टी थी, दो फ्रेंड्स है ना, अलग अलग गिफ्ट लेकर के आए, है ना। एक तो बहुत अच्छा रैप करके लेके आया और उसका पैकेट बहुत बड़ा सारा लग रहा है, और एक जो है उसका बहुत छोटा सा, एक सिंपल सा सोवर सा है, पैकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। टेम्पटेशन किसकी तरफ जाता है, बड़े वाले की तरफ ना, बेचारा पूरी पार्टी में सोचता रहेगा यार ऐसी क्या ग्रांड चीज लाया मेरे लिए बर्थडे पे ठीक है, चाहे वो डब्बे में डब्बा निकले, ठीक है लेकिन टेम्पटेशन तो होती है कि नहीं होती है। तो भाई रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट, तो वो यहाँ पे भी अपने लगता है पेपर में रूल। अच्छा आगे देखो, बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बहुत जगह वर्ड आएगा लॉ में। बेलमेंट, किसी काम के लिए कुछ गुड्स दिए जाते हैं, जैसे ही काम पूरा हो जाए गुड्स को वापस कर दो। दो तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है विद कंसिडरेशन या हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन। अब दो वर्ड है, देखो एक पीछे क्वेश्चन आएगा उसमें वर्ड मिलेगा, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं। एक वर्ड आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर ग्रेचिटुअस, लिख लेना कहीं पे भी, है ना। और एक वर्ड होगा नॉन
ग्रेचुटोस। क्वेश्चन में इस तरीके का बेटा वर्ड आ गया। अब क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आ गया तो बोलो मैम किस में ले? ग्रेचुटोस का क्या मतलब? कौन सा विद कंसीडरेशन, कौन सा विदाउट कंसीडरेशन? हमारे माइंड में तो कंफ्यूजन हो गया मैम, क्या करें भाई? तो एक तरीका बताती हूँ ताकि आप मेन एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, कहीं भूल भी जाओ ना तो याद रहेगा। कैसे? ग्रेचुटोस वर्ड किससे बना बेटा? ग्रेचुटी से। ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। गिफ्ट इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? तो ये कौन सा आएगा? विदाउट कंसीडरेशन। जो बिना कंसीडरेशन वाला है उसको क्या बोलूंगी? ग्रेचुटोस। बिना कंसीडरेशन वाला कौन सा हो गया? ग्रेचुटोस। और जो फॉर कंसीडरेशन हो गया वो कौन हो गया तुम्हारा? नॉन ग्रेचुटोस। सिंपल है ना, याद रहेगा? ये वर्ड आ जाए ना, ग्रेचुटोस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है ये तो। ग्रेचुटी गिफ्ट, विदाउट कंसीडरेशन वाला। अच्छा दोनों के एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा बेलमेंट विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है और विद कंसीडरेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना? मुझे नैनीताल घूमने जाना था। मैंने क्या किया? एक टैक्सी ली बेटा किराए पे। किसी काम के लिए ली है, बदले में क्या दूंगी? पैसे दूंगी ना। ठीक है, जैसे ही नैनीताल घूम के आऊंगी मैं टैक्सी वापस कर दूंगी। गुड्स आर गिवन फॉर सम पर्पस एंड आर टू बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज कंप्लीटेड। बदले में क्या दे रही हूँ? पैसे। बेलमेंट है और वो भी कैसे वाला? नॉन ग्रेचुटोस। समझ आ गई बात? दूसरा कौन सा है? ग्रेचुटोस बेलमेंट। आपको कहीं घूमने जाना था, आपने क्या किया? आपने अपना कुत्ता पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया। अगला पड़ोसी धर्म निभाएगा, ठीक है? उसी तरीके से उस कुत्ते की रखवाली करेगा जैसे खुद के डॉगी की करता, और बदले में उसे कुछ मिलना भी नहीं है। कैसा ये? बेलमेंट ग्रेचुटोस बेलमेंट है। जब वो घूम के वापस आएंगे उनका डॉगी भी वापस करना है। कई बार सेफ कस्टडी के लिए भी अपन चीजें इस तरीके से देते हैं। एक और एग्जांपल दूं। आपको कहीं घूमने जाना था, ठीक है? तो आपके पास है ना बहुत सारे गोल्ड पड़ा है, सिल्वर पड़ा है, डायमंड पड़े हैं, है ना? और आपने बोला कि भाई कहाँ छोड़ के जाए, एक दिन में तो कैसे डाले? आपने सोचा कि ना कोई ना बहुत भरोसेमंद बंदा देखते हैं, तो आपने मुझे ये काम सौंप दिया। आपने बोला मैम हम कहीं जा रहे हैं, तो आप है ना प्लीज इसकी केयर टेकिंग कर लो। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। 6 दिन बाद हम आएंगे, घूम करके हम ये आपसे ले लेंगे। खाली घर रहेगा, रिस्क रहेगा ना, कोई भी आकर के सामान ले गया तो, है ना? ये भी कैसा है तुम्हारा? फोकटिये वाले काम है। ठीक है, ग्रेचुटोस बेलमेंट। समझ आ गया कि नहीं आया बताओ? तो अब इसको देख लो एक बार, यहां से पढ़ लो। बिना कंसीडरेशन के बेलमेंट हो सकता है, लिखा है ना? बिना कंसीडरेशन के बेलमेंट हो सकता है। बेलमेंट क्या होता है वो देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। डिलीवरी ये कह करके दी गई है कि जैसे ही पर्पस पूरा होगा, पोस्ट अकम्प्लिशमेंट, गुड्स विल बी either returned or disposed of according to the direction of the person delivering them. ठीक है? मैंने आपको कुछ गुड्स दिए यूज करने के लिए। जैसे मान लो आप मेरे पास आए, ठीक है? आप मेरे पास आए कि मैम ना हमें ना एग्जाम देने जाना है, हमारे पास व्हीकल नहीं बैठ रहा है 2-3 दिन के लिए, आप हमें क्या करो अपनी एक्टिवा दे दो। तो बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, ले जाओ। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? और किस काम के लिए आपको दी है, काम पूरा होने पे आपको वापस करनी है, बेलमेंट है। ठीक है, वो भी कैसा? ग्रेचुटोस वाला। अब आपका काम पूरा हो गया तो मैं आपसे कह सकती हूँ ना कि भाई मेरी एक्टिवा जो है ना मुझे नहीं है, मेरा रिलेटिव रहता है, इसको दे देना। कह सकती हूँ ना, डिस्पोज अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, डिस्पोज अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन। समझ आ गई बात? पढ़ना एक बार ये वाला। अपनी गोडाउन की चाबी दे दी मिस्टर वाई को। अच्छा इसको भी बताती हूँ, देखो ये भी ले लो, चलो एग्जाम्पल। एक फ्रेंड मेरे पास आया और बोलता है मुझे ना गुड्स स्टोर करने हैं और कोई जगह अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो बोलता है मैं देख रहा हूँ, कोई गोडाउन हो तो बताना। मैं बोला भाई अपना रूम खाली पड़ा हुआ है एक, और अगर इमरजेंसी है तो भाई उसमें स्टोर कर लो, ये पकड़ो चाबी। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम ये चाबी मुझे वापस कर देना। गुड्स आर गिवन फॉर सम पर्पस, आर टू बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज कंप्लीटेड। बिना किसी को पैसे लिए दे रहे हैं तो किसमें जाएगा? ग्रेचुटोस बेलमेंट में जाएगा। पढ़ के देखो। ए हैंडेड ओवर द कीज ऑफ गोडाउन टू मिस्टर वाई।
Mr. Y had deposited the goods in the same. Mr. Y gets the possession of godown but the not the ओनरशिप. बेलमेंट में हमेशा पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. टैक्सी किराए पे लेके गई हूं ना बेटा, ओनरशिप नहीं है मेरे पास, पोजीशन हुआ है सिर्फ ट्रांसफर. As soon as Mr. Y lifts the goods, वापस हैंड ओवर करेगा चाबी की नहीं करेगा? करनी पड़ेगी. चैरिटी, चैरिटी चंदा, अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है ये तो. ए ने प्रॉमिस किया, अच्छा एक चीज जनरल सोच के बताना मुझे, ए ने प्रॉमिस किया अनाथालय में 10 लाख रुपए का चंदा देगा और उसके बाद में उसने अपनी प्रॉमिस रिवोक कर दी, क्या कुछ देना पड़ेगा क्या? जनरल सोचो, बिना कंसिडरेशन है कि वॉइड हो जाएगा ना जनरल रूल. लेकिन अगर उसकी बात पे विश्वास करके अनाथालय वालों ने 7 लाख रुपए खर्च कर दिए, अब जो लाइबिलिटी इंकर्ड है ना 7 लाख, उतनी देनी पड़ेगी. नॉट द होल अमाउंट, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर्ड, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर्ड. एक एग्जांपल से समझो, ए ने प्रॉमिस किया टेंपल के, ये बना लेना ट्रस्टीज को, ये क्वेश्चन आता था सीपीटी में, तो आपके केस स्टडी ऐसी बन सकती है. ए ने टेंपल के ट्रस्टीज को प्रॉमिस किया कि वो टेंपल के रिनोवेशन में, जो मंदिर है उसके निर्माण का काम चल रहा है, रिनोवेशन, ठीक है, रिनोवेशन में 10 लाख रुपए का क्या देगा? चंदा देगा. ठीक है, इसकी बात पे विश्वास करके टेंपल के ट्रस्टीज ने 7 लाख रुपीस खर्च कर दिए. ए जो है ही revoked his promise of charity. और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या ए लाइबल है क्या, और लाइबल है तो किस अमाउंट तक लाइबल है बताओ? 7 लाख. टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर्ड, लिख लेना कहां तक लाइबिलिटी आएगी? टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर्ड, उतने पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसे देने पड़ेंगे. अब सपोज करो बेटा ये 7 लाख की जगह 17 लाख खर्च कर दिए होते, अब बोलो 10 लाख. मैक्सिमम गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट. अब पढ़ के देखो, इफ अ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी, प्रोमिसी कौन है यहाँ पर? प्रॉमिस किया था ए ने कि वो टेंपल के निर्माण में इतने रुपए का योगदान देगा, तो टेंपल ट्रस्टीज कौन हुए? प्रॉमिसी. अब पढ़ो इसे, प्रॉमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन कंट्रीब्यूट टू चैरिटी. इसकी बात पे विश्वास करके टेंपल के ट्रस्टीज ने कितना खर्च कर दिया भाई? 7 लाख. ठीक है, देयर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड, लेकिन कहां तक? टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इंकर्ड, वो आगे आ जाएगा. अभी देखो आ रहा है क्या कुछ? ऐसा नहीं है तो ये याद रखना, अंडरटेक्स द लाइबिलिटी है, जिस हद तक लाइबिलिटी इंकर्ड है वहीं तक वैलिड है. 10 लाख के लिए नहीं, कितने के लिए? 7 लाख के लिए. और अगर अमाउंट उससे ज्यादा हो तो टू द लिमिट गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट. याद रहेगा क्या? बताओ बच्चों. तो अपन ने पूरा कर लिया है. कल एक काम करेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4. प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे याद दिला देना वरना डायरेक्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी. हाँ, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करो? चैरिटी. हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, डिस्प्यूट ना हो इसलिए बोला जाता है कि आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडली इन राइटिंग लो. ठीक है, लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट को भी लॉ ने वैलिड माना है अगर आप प्रूव कर लो तो. अब प्रूव करना मुश्किल है, प्रूफ नहीं होगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि लॉ बिलीव्स ओनली ऑन एविडेंसेस. आपने रोबोट मूवी देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, एविडेंस कैन इवन बी अ मशीन. लास्ट में बोलता है ना, तो कुछ भी हो सकता है एविडेंस, कोई जरूरी नहीं है फिजिकल डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है. आईटी एक्ट अपना आया 2000, उसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पूरे स्वीकार कर लिए. मैं एक बार बेटा ओवर करके फिर लेती हूँ, डाउट है ना. एक क्वेरी मेरे पास आई थी जयंत की, मैम ये केस फाइट कर रहा है, ये तो उसकी लीगल
लीगल ड्यूटी है कि एडिशनल कंसिडरेशन इनवैलिड होना चाहिए? कौन से पॉइंट की जयंत बात चल रही है बता? एक काम करना, या तो मुझसे पूछ लेना बाद में तू, हाँ ठीक है, तो पूछ लेना मेरे से फिर अकॉर्डिंगली। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ बेटा, एनीवन? तो कल फिर अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं, है ना? एजेंसी बताऊं, सक्षम एजेंसी का मतलब ये होता है कि भाई जो काम आप कर सकते हो आपका एजेंट भी कर सकता है, और एजेंसी क्रिएट करने के लिए किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि एजेंसी वाला पॉइंट है, एजेंट काम करेगा, केस प्रिंसिपल भी कर सकता है, केस प्रिंसिपल पर भी हो सकता है, अगर एजेंट ने काम अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है और प्रिंसिपल के नाम से किया है, ठीक है? तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में गया अपना।